roll। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 4.11 जिसमें हम रीजनरेटर गैस टरबाइन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट्स वही साइकिल है जो हमने पहले स्टडी किया था, ब्रेटन साइकिल। तो ब्रेटन साइकिल ही है ये हमारे पास, बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क लाएगा। इसमें ये फ़र्क लाएगा स्टूडेंट्स, देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप पहले बिजनेस कर रहे थे तो उस बिजनेस में आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी 50,000, ठीक है, और आप कमा क्या रहे थे, लाख, ठीक है। आपको मतलब कि 50,000 का प्रॉफिट आ रहा था। अब सोचो कभी ऐसा हो जाए कि आपके उसी बिजनेस में से कुछ इस तरह से काम चलना स्टार्ट हो जाए कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो घट जाए जबकि आपका प्रॉफिट बढ़ जाए। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे जी, हमारा इफिशियंस जो प्रॉफिट है वो इफिशिएंट हो गया, मतलब कि उसकी इफिशिएंसी बढ़ गई है। तो यही चीज़ यहाँ पे हमने रीजनरेटिव गैस टरबाइन इंजन में सीखनी है। देखो स्टूडेंट होता क्या है, मैं ये साइकिल बस यहाँ पे मैंने ड्रा किया है, आपको पेपर में क्वेश्चन के साथ ये ड्रा हुआ मिलेगा नहीं, इसका नक्शा अपने जहन में बना लीजिएगा। होता क्या है ये देखो, पहले 1 से 2 तक जो साइकिल चलता है उसमें हमारा जो कंप्रेसर होता है वो एयर को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, हवा को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है। तो उसके बाद क्या होता है जी, देखो फिर 2 से 5 तक जो साइकिल चलता है यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू, मतलब कि हीट जो जनरेट हुई है, रीजनरेट किया गया हीट को। ये आगे सारा साइकिल समझने के बाद आपको इसकी समझ आएगी, अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। आगे जो 5वां नंबर है ना, यहाँ पे क्या होता है जी, हवा को आगे भेज दिया जाता है। फिर हम क्या करते हैं, 5 से 3 के दरमियान में हीट इन करवाते हैं, मतलब कि हीट सप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। याद है ना, हमने प्रीवियस अभी किया है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हम हीट सप्लाई करते हैं। उसके बाद क्या होता है जी, तीसरे से चौथे तक के साइकिल के अंदर हमारी टरबाइन चलना स्टार्ट होती है, उसके अंदर हीट जाती है और हमारी टरबाइन चलना स्टार्ट हो जाती है। तो जो वो टरबाइन होती है वो हीट को फिर क्या करती है, खारिज करती है। तो वो जो हीट खारिज होती है चौथे से छठे साइकिल के अंदर अंदर, उस हीट को दोबारा छठे पॉइंट से दोबारा कंप्रेसर की तरफ भेज दिया जाता है, ठीक है। कंप्रेसर की तरफ जब उसे भेज दिया जाता है तो फिर कंप्रेसर से जो यहाँ पे हमारे पास हीट ये जो सप्लाई हुई थी ये दोनों मिल के हमारे पास कंप्रेसर के अंदर जाती है। और कहने के क्या हुआ जी, इससे यही हुआ कि मेरा देखो प्रॉफिट बढ़ गया और मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो घट गई। क्योंकि इन्वेस्टमेंट कह लो घटने से मुराद मतलब ये है, यहाँ पे अगर हम मिसाल समझे ना तो कुछ यूं है। आगे हीट फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे ट्रांसफर हो रही थी 50 जूल, ठीक है, 50 जूल हीट ट्रांसफर हो रही थी जिसमें टरबाइन ने इस्तेमाल कर ली हीट 45 जूल हीट टरबाइन ने इस्तेमाल कर ली। 5 जूल हीट जो थी उसने खारिज कर दी, ठीक है, खारिज कर दी। वही 5 जूल हीट यहाँ पे आके 50 जूल के साथ दोबारा शामिल हुई और उसने उसको 55 जूल कर दिया। तो देखो 55 जूल करेगी, इसी तरह से फिर से जब ये आगे जाएगी तो ये टरबाइन जो है 55 जूल में से फिर से 45 जूल एनर्जी इस्तेमाल करेगी और 10 जूल एनर्जी वापस जाएगी। ऐसे ही 5-5 जूल का करते करते मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो दिस इज द मेन रीजनरेटिव प्रोसेस ऑफ ब्रेटन साइकिल। तो ये मेन उसका आइडिया था। उसने कहा था कि आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हो। एनर्जी को दूसरी हालत में एटमॉस्फेयर में जाने की बजाय आप उसी एनर्जी से फायदा उठा के उसको दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हो। तो लिहाजा ये हमारे ब्रेटन का कहना था। तो देखो अब वो कहता क्या है, वो कहता है एयर एंटर्स द कंप्रेसर ऑफ अ रीजनरेटिव गैस टरबाइन इंजन एट 100 किलो पास्कल एंड 300 केल्विन। तो आपको पता ही है स्टार्ट में स्टूडेंट हमें क्या दिया जाता है, प्रेशर और जो टेम्परेचर है T1 यानी कि T1 और P1 दिया जाता है। तो P1 हमें दिया गया कितना जी, 100 किलो पास्कल। अब गौर से क्वेश्चन समझना, थोड़ा ये कह लें क्रिटिकल क्वेश्चन है। इसमें जो मालूम करना वो मैंने यहाँ पे हेडिंग्स नहीं दी है, वो मैं आपको 1 बाय 1 बताता जाऊँगा जब हम मालूम करेंगे। और टेम्परेचर है जी हमारा T1 300 केल्विन, ठीक है। आगे वो कहता है एंड इज कंप्रेस्ड एट 800 किलो पास्कल। अब यहाँ पे आपको आइडिया नहीं आएगा कि ये कौन सा प्रेशर है, P2 है, P3 या P4 है। तो देखो बच्चों जरा गौर से देखो, वो कह रहा है कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड कहाँ पे होगा, कंप्रेसर में ही तो कंप्रेस्ड होगा। लिहाजा ये P2 की बात कर रहा है, इस प्रेशर, इस पॉइंट के प्रेशर की बात कर रहा है, P2 की। तो लिहाजा मुझे दिया गया यहाँ पे P2 प्रेशर 800 किलो पास्कल, ठीक है जी।
800 किलो पास्कल। आगे वो कहता है द रीजनरेटर हैज़ एन इफेक्टिवनेस ऑफ 65%। अब ये जो रीजनरेटर है की इफेक्टिवनेस मुझे बताई जा रही है, ये उसकी इफिशियंसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो वो चले बाद में बात करते हैं। आगे वो कहता है एंड एयर एंटर्स द टरबाइन, और जो हमारी हवा है वो टरबाइन के अंदर एंटर करती है 1200 केल्विन पे, 1200 केल्विन। अब देखो, अब आप बोलोगे सर ये कौन सा टेम्परेचर है, तो 1200 केल्विन तो उसने बता दिया। तो ये टेम्परेचर पता कौन सा है, ये टेम्परेचर है जी हमारे पास अपना वो स्टूडेंट्स जो T3 टेम्परेचर है ना, ये वो वाला टेम्परेचर हमें बता रहा है, ये जो आपको 1200 केल्विन नजर आ रहा है। क्योंकि टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर T3 था जब हीट उसके अंदर एंटर हो चुकी हुई थी, तो आगे कांस्टेंट टेम्परेचर ही रहना, टेम्परेचर सेम रहना, क्योंकि हम बाहर से कोई हीट सप्लाई नहीं दे रहे, तो टरबाइन तक वही टेम्परेचर रहना है। तो T3 की उसने मुझे वैल्यू दी है बाद में, ठीक है। T3 उसने मुझे दिया कितना, 1200 केल्विन। आगे सारा स्टूडेंट्स उसने मुझे इफिशियंसीज के बारे में बताया हुआ है, वो बात छोड़ो, डेटरमाइन के पहले पॉइंट की बात करते हो। डेटरमाइन वो क्या कहता है जी, करो। वो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें कहता है कि आप डेटरमाइन करो हीट ट्रांसफर इन द रीजनरेटर, यानी कि हमने उसे बताना है कि अपने रीजनरेटर के अंदर हीट कितनी ट्रांसफर हुई, हमने क्यू वगैरह मालूम करना है। तो सबसे पहला काम हम पता क्या करेंगे, इनके एक्चुअल टेम्परेचर्स मालूम करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, बात पता क्या है अब देखो, यहां से कुछ ना कुछ टेम्परेचर सप्लाई हुआ अपने कंप्रेसर को, और जो आगे टेम्परेचर गया वो कुछ और टेम्परेचर था, T2। मतलब टेम्परेचर तो T2 था हमारी गैस का, लेकिन वो कुछ और था। तो यहाँ पे दो टाइप्स के टेम्परेचर आ जाते हैं, एक आ जाता है एक्चुअल टेम्परेचर, एक आ जाता है अपना सप्लाइड टेम्परेचर, जो सप्लाई के तौर पे मिला होता है। तो उस सप्लाइड टेम्परेचर को हम खुद मालूम करते हैं। कैसे जी, देखो उसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है, देखो उसको मैं नाम कैसे, नाम उसका क्या रखूंगा, T2S से उसे प्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अवर T1 इज इक्वल टू P2 अवर P1 होल की पावर K माइनस 1 अवर K। ये आपको पता है ना, आर अंदर RP हम वैसे लिखते होते हैं, लेकिन यहाँ पे RP नहीं, कंप्रेशन रेशियो नहीं दी गई, तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखो हम पता क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक्चुअल टेम्परेचर में आगे जाके वैल्यू पुट करेंगे। हम पहले ये चीज़ चेक कर लेंगे कि कितना टेम्परेचर सप्लाई हुआ, यहाँ पे जो मिल के अपने एक्चुअल टेम्परेचर बन गया। देखो स्टूडेंट्स, अभी आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा। पता क्या है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं ये चीज़ मालूम करना चाह रहा हूँ कि यहाँ से इस पॉइंट से ये साइकिल जब एक दफ़ा चला तो कितना टेम्परेचर यहाँ पे डिलीवर हुआ, जो अपने जो हमारा प्रीवियस टेम्परेचर था उसके साथ मिल के जो आगे गया। तो वो जो इस टेम्परेचर यानी ये जो सप्लाई हुआ और वो टेम्परेचर जो हमने खुद से सप्लाई किया, वो दोनों मिलके जो टेम्परेचर आएगा उसको हम बोलेंगे एक्चुअल टेम्परेचर, ठीक है। समझ आ गई आप मेरी बात की। तो ये मैं T2S मालूम करने लगा हूँ, वो टेम्परेचर जो यहाँ से डिलीवर हुआ, रीजनरेट हुआ, ठीक है। तो T2S का फार्मूला बन जाएगा T1 इंटू P2 ओवर P1। तो देखो T1 हमारे पास कितना है, 300 केल्विन, तो 300 आ गया। P2 हमारे पास कितना है, P2 हमारे पास है 800 किलो पास्कल। तो देखो 800 किलो अवर आ गया, P1 जो कि 100 किलो है, और K माइनस 1 अवर K, तो यानी 1.4 माइनस 1 अवर 1.4। आप इसको कैलकुलेट कर लो, आपके पास T2S की वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स T2S की वैल्यू मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कितनी आती है जी। तो देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास T2S की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 543.4 केल्विन, ठीक है जी। ये आपके पास वो टेम्परेचर आ गया जो यहाँ पे सप्लाई हुआ था। अब हम अपना एक्चुअल टेम्परेचर निकालेंगे। एक्चुअल टेम्परेचर हम इफिशियंसी की मदद से निकालेंगे। तो इफिशियंसी, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसकी इफिशियंसी की बात होगी, कंप्रेसर की इफिशियंसी, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर से एक्चुअल टेम्परेचर होके गया, तो लिहाजा कंप्रेसर की इफिशियंसी की मदद से मैं अपना एक्चुअल टेम्परेचर फाइंड आउट कर लूँगा। देखो ये देखो, जो कंप्रेसर की इफिशियंसी होगी उसका फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट्स होगा T2S माइनस T1, यानी यहाँ पे जो टेम्परेचर सप्लाई हुआ उसमें से ये वाला टेम्परेचर माइनस, ठीक है, और बटे में एक्चुअल टेम्परेचर का भी फार्मूला लगेगा T2A माइनस T1। अब देखो दोनों टेम्परेचर्स की बात की गई है, एक्चुअल टेम्परेचर की भी और सप्लाइड टेम्परेचर की। अब देखो बटे में स्टूडेंट्स, आपको पता है हम जब भी कभी कभार इफिशियंसी लेते हैं तो होता क्या है, ऊपर वो एनर्जी होती है जो हमारे काम आती है और बटे में होती है टोटल एनर्जी। तो एक्चुअल टेम्परेचर ही टोटल टेम्परेचर है, इसी वजह से एक्चुअल टेम्परेचर बटे में है, और जो सप्लाइड टेम्परेचर है वो हमारे जो काम आया, तो लिहाजा इसी वजह से वो ऊपर है। मतलब कि ये ऐसे ही है स्टूडेंट्स,
मतलब ऑब्टेन्ड मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स, ये वो वाली गेम है, ठीक है। तो देखो अब हमने एक्चुअल टेम्परेचर निकालना है, तो पता है हम क्या करेंगे, इन दोनों को उठा के दूसरी जानिब ले जाएंगे। तो देखो क्या होगा जी, ये T2A उधर चला गया, -T1 इसके साथ है, ठीक है। अभी इसके साथ है, लेकिन मैं जो इक्वेशन बनाना चाहता हूँ, डायरेक्ट बनाना चाहता हूँ, इस वजह से ना मैं आपको डायरेक्ट ही लिख के बताऊंगा। ये देखो T2S -T1, ये इफिशियंसी इसके बटे में मैं ले आया, ठीक है, इसके बटे में आ गई। और जो इसके साथ था अपना T1 माइनस T1 था, उसको मैं इधर जब लेके आऊंगा तो +T1 हो जाएगा, ठीक है। ये गेम हो गई। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, तो अब आप बोलोगे कंप्रेसर की जो इफिशियंसी है सर वो कहाँ पे है। ये देखो ये लिखा हुआ है फॉर कंप्रेसर इफिशियंसी ऑफ 75%। ये कंप्रेसर की इफिशियंसी है 75%, आपने उसको इशारिये में ले आना, ये इसको 100 से तकसीम कर लेना परसेंट को खत्म करने के लिए, तो ये आ जाएगा 0.75। 0.75 से आपने क्या करना है जी, डिवाइड करना है। तो देखो क्या बनेगा, T2S हमारे पास है 543.4 माइनस T1 अपने पास कितना है जी, T1 है हमारे पास 300 केल्विन, और बटे में एफिशिएंसी आ गई जो कि 0.75 है, प्लस T1 जो कि 300 है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास एक्चुअल टेम्परेचर आता है वो आता है स्टूडेंट 624.6 केल्विन, ठीक है जी। अभी जो मेरे पास स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन करके रखा हुआ है मैंने, मैं उससे देख के डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। आप एक दफ़ा वेरीफाई कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में मसला हो जाए तो माजरत, लेकिन आपको वेरीफाइड करना आना चाहिए। देखिए हमने एक्चुअल टेम्परेचर निकाल लिया जी। अब हम क्या निकालेंगे, अब अपना एक्चुअल टेम्परेचर निकालेंगे वो जो गैस टरबाइन के पास जाके हमें मिला, ठीक है। यानी कि T4A को निकालने की कोशिश करेंगे। T4A को निकालने के लिए पहले मुझे वो टेम्परेचर चाहिए जो यहाँ पे सप्लाई के तौर पर आया। मेन पता है क्या बात है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ये चीज़ निकालना चाहते हैं, वो हीट उसने बोला था ना कि आपने मुझे बताना उस हीट ट्रांसफ़र के बारे में जो रीजनरेट होकर ट्रांसफ़र हुई। तो अगर मैं ये वाली हीट यहाँ पे जो टेम्परेचर था उसको एक्चुअल टेम्परेचर को निकाल लेता हूँ और यहाँ पे जो एक्चुअल टेम्परेचर था उसको फाइंड आउट कर लूँ, तो उन दोनों की मदद से मैं रीजनरेट हीट को फाइंड आउट कर सकूँगा। ये मेन मेरा मुद्दा है, ठीक है। तो चलो आओ, ये आज की वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो ज़रा ना सब्र के साथ बैठिएगा। अब आपको पता ही है स्टूडेंट्स जो हमारे पास एक फार्मूला था कि T4/T3 बराबर होता है P4/P3 होल की पावर K-1/K, ठीक है जी। तो ये जो T4 है ये वो टेम्परेचर है जो यहाँ पे सप्लाई होके आया होगा, तो लिहाजा आपको पता है ये अब मैं यहाँ पे सप्लाइड क्यों लिख रहा हूँ, यानी कि मैं डायरेक्ट एक्चुअल क्यों नहीं लिख सकता। पता है क्या बात है स्टूडेंट्स, हमने निकालना वो वाला टेम्परेचर जो वहाँ पे सप्लाई हुआ, तो वो टेम्परेचर पता क्या होगा, टरबाइन ने कुछ ना कुछ टेम्परेचर अपने अंदर इस्तेमाल कर लिया होगा। तो एक्चुअल टेम्परेचर निकालने के लिए मुझे वो टेम्परेचर निकालना पड़ रहा है जो टरबाइन इस्तेमाल कर रही है, ये सप्लाइड वो वाला ही टेम्परेचर है, ठीक है। तो वो मैं फाइंड आउट करने लगा हूँ। तो देखो फार्मूला आ जाएगा मेरे पास T4S इज इक्वल टू T3 इंटू P4/P3। अब याद रखिएगा जो P4 होता है ना वो P2 के इक्वल होता है और P3 P1 के इक्वल होता है। ये लॉ है हमारा RP कंप्रेशन रेशो का। तो T3 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, वो हमारे पास देखे 1200 केल्विन दिया गया है, 1200। और ये मैंने आपको बता दिया कि P4 और P3 का मतलब यही है जैसे P2 और P1 था, तो वही वैल्यूज पुट होंगी 800/100 और 1.4 -1 ओवर 1.4। तो यहाँ से हमें मिल जाएगी अपने T4S की वैल्यू, ठीक है। यानी कि वो टेम्परेचर जो अपने यहाँ पे कहाँ पे टरबाइन को ट्रांसफ़र हुआ था। तो देखिए स्टूडेंट्स जो इसकी वैल्यू मुझे मिलती है वो है 662.5 केल्विन, ठीक है। T4S भी मिल गया। अब हम एक्चुअल टेम्परेचर निकाल लेंगे। एक्चुअल टेम्परेचर निकालने के लिए फिर से मैं एफिशिएंसी का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इस दफ़ा टरबाइन की एफिशिएंसी होगी। टरबाइन की एफिशिएंसी का फार्मूला देखें स्टूडेंट्स क्या बनता है। इसके लिए स्टूडेंट्स देखें साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुआ, T3 से, तो इसका फार्मूला बनता है T3 माइनस T4A। इसमें एक्चुअल टेम्परेचर ऊपर होता है, ठीक है। T3 माइनस T4A ओवर T3 माइनस T4S, ये इसका फार्मूला होता है टरबाइन की एफिशिएंसी का। पता है क्यों? क्योंकि टरबाइन की एफिशिएंसी में जो सप्लाइड आ रही होती है ना हीट की, वो बटे में होती है।
अब आप बोलोगे सर ये हम डिफरेंस कैसे याद रखें, तो इसके लिए भी मेरे पास जुगाड़ है। आप इस तरह से याद रख सकते हो स्टूडेंट्स कि जो होता है ना अपना कंप्रेसर, वो क्या करता है जी, सप्लाई का इस्तेमाल, सप्लाई को पैदा करता है, तो पैदा करने वाली चीज़ को आपने ऊपर रखना है, ठीक है। जो टरबाइन है वो क्या करता है जी, वो एक्चुअल टेम्परेचर पैदा करता है, मतलब कि उसका उल्टा करता है, वो सप्लाई होने वाले टेम्परेचर का इस्तेमाल कर लेता है, इस वजह से इसका सप्लाई टेम्परेचर बटे में होता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। और साइकिल तो आप देख ही सकते हो, साइकिल की मदद से आप ये चीज़ याद रखिएगा, साइकिल कैसा होता है। आपको ये साइकिल याद रहा तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। अब हमने निकालना है इसमें से एक्चुअल टेम्परेचर को, तो देखो ये स्टूडेंट्स उधर जाके पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अपने टरबाइन इफिशियंसी के साथ, फिर इधर क्या होगा जी, देखो T4A उधर चला जाएगा। या आप इस तरह से एक्चुअल टेम्परेचर हमने निकालना है ना, तो देखो ये पहले उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ और इधर रह गया T3 माइनस T4A, T4A उधर चला गया, ये उठ के इधर आ गया। आप इसकी डेरिवेशन तो कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये देखना। ये पहले इधर आके मल्टीप्लाई हुआ है T3 माइनस T4S, साथ में टरबाइन की इफिशियंसी, ठीक है। उधर सिर्फ रह गया T3 माइनस T4A, फिर मैंने क्या किया जी, T3 माइनस T4A इधर रह गया था, तो मैंने T4A को उठा के इधर ले आया और T3 ये वाला जो था उधर जाके माइनस हो गया, तो मेरे पास आ गया T4A इज इक्वल टू T3 माइनस दिस वैल्यू। तो T3 की वैल्यू पुट करता हूँ, ये हमारे पास 1200 केल्विन था, तो 1200 माइनस इसमें से ये वाली वैल्यू हो जाएगी, तो देखो इनटू T3 1200 माइनस T4S जो कि अभी अभी निकाला 662.5 केल्विन, और साथ में इफिशियंसी ऑफ टरबाइन आ जाएगी जो कि हमें देखें। अब आप बोलोगे ये भी कहाँ पे लिखी है सर, तो वो देखो वो लिखी हुई है टरबाइन इफिशियंसी ऑफ 86%, इसको भी 100 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 0.86। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है एक्चुअल टेम्परेचर की स्टूडेंट्स, वो आती है 737.7 केल्विन। अब हम इन दो वैल्यूज का क्या करेंगे, मतलब कि T4A एक्चुअल टेम्परेचर इसका भी निकाल लिया, उसका भी निकाल लिया, तो अब ये पता क्या होगा स्टूडेंट्स, अब ये हमारे काम आएंगे इनका वर्क निकालने के। कंप्रेसर ने कितना वर्क किया और अपने टरबाइन ने कितना वर्क किया। सबसे पहले मैं कंप्रेसर का वर्क निकालूंगा, तो आपको पता ही है हमेशा वर्क डन जो होता है वो हमने ऊपर वाली सतह पे रखा होता है, यानी कि इफिशियंसी में ऊपर वर्क डन होता है, नीचे टोटल सप्लाई होती है। तो इसमें देखो ये जो कंप्रेसर है ना, उसके फार्मूले में जो ऊपर वाली टर्म है यही इसका वर्क डन है, लेकिन इसके साथ Cp भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर भी होता है। कांस्टेंट प्रेशर आपको याद होगा, फार्मूला मैंने आपको प्रीवियस में पढ़ाया था, उसके अंदर जो हमने सिंपल पढ़ा था जब ये ब्राइटल लॉ, यार ये क्या नाम है पता नहीं, भूल जाता हूं मैं नाम, ये जो है ना थोड़ा अजीब सा ही है, ब्रेटन लॉ, ब्रेटन साइकिल, ठीक है। ब्रेटन साइकिल में जो हमने सिंपल पढ़ा था उसमें Cp था, आपको याद होगा, प्रीवियस मैंने अभी करवाया। तो Cp इंटू वो वाला टेम्परेचर ही आना जो स्टूडेंट्स इसके ऊपर वर्क डन पड़ा हुआ है, T2S माइनस T1, ठीक है जी। ये इसका फार्मूला होगा, और जो अपनी टरबाइन है उसका फार्मूला होगा स्टूडेंट्स Cp इंटू इसका भी ऊपर वाला वर्क डन होगा T3 माइनस T4A। वैल्यूज पुट करनी है आपने और डायरेक्ट अपना आंसर निकाल लेना है। जो मेरे पास जो कंप्रेसर का वर्क डन आता है स्टूडेंट्स, वो आता है जी 326.2, 326.2, और इसका यूनिट होता है स्टूडेंट्स किलो जूल पर केजी, क्योंकि ये स्मॉल w है ना कि कैपिटल W है, क्योंकि ये स्मॉल w जो है बराबर होता है कैपिटल W ओवर मैस, ठीक है। और जो अपना टरबाइन है उसका जो हमारे पास वर्क डन स्टूडेंट्स निकलता है वो हमारे पास आता है जी 464.6, 464.6 किलो जूल पर केजी। तो ये आपकी ए जूस का आंसर है, ठीक है, ये आपकी ए जूस का आंसर हो गया। आगे बी जूस में वो पूछता है कि बैक वर्क रेशो कितनी थी, बैक वर्क रेशो। तो बैक वर्क रेशो आपको मैंने निकालनी सिखाई थी, उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है W, ये जो आपका क्या नाम है कंप्रेसर का वर्क और टरबाइन का वर्क, ये डायरेक्ट फार्मूला है। तो बस यही काम हमने करना है। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे भी लेके जाना चाहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वैल्यूज मेरे सामने ही है, टेंशन नहीं लेनी। तो स्टूडेंट्स ए जूस सॉल्व हो गया। बी जूस बैक वर्क रेशो जिसको हम BWR से प्रेजेंट करते हैं, जो कि बराबर होती है कंप्रेसर के वर्क और टरबाइन के वर्क के,
ठीक है जी, इसके बराबर होती है। क्योंकि बैक वर्क रेशो का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जब टरबाइन वर्क करती है तो कंप्रेसर जो है उसमें से कुछ वर्क खुद अब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब कि जो टरबाइन ने अपना रन करके एनर्जी बनाई होती है उसमें से कुछ एनर्जी हमारी ज़ाया चली जाती है कंप्रेसर की वजह से। इसी वजह से वो कह रहा है कि ये बैक वर्क रेशो कितना होगा, मतलब कि कितना ज़ाया जाएगा हमारा। तो लिहाजा इसकी वैल्यू हमारे पास अभी अभी हमने पुट किया 326.2 ये आई थी, और उसके बाद टरबाइन की आई थी 464.6। तो इसको कैलकुलेटर पे हल करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.70। ये यूनिट लेस होता है, इतना याद रखिएगा। अब सी जूज में स्टूडेंट्स उसने हमसे क्या पूछा था सी जूज में वो हमसे कह रहा था कि आपने मुझे फाइंड आउट करके देना है साइकिल की थर्मल इफिशिएंसी। अगर मैं साइकिल की थर्मल इफिशिएंसी निकालना चाहता हूं तो मुझे काफ़ी लंबे प्रोसीजर से गुजरना होगा। वो लंबा प्रोसीजर क्या क्या हो सकता है ज़रा देखिएगा। वो लंबा प्रोसीजर कुछ यूँ है स्टूडेंट्स कि मुझे जो इफिशिएंसी का मेरे पास फार्मूला होता है, थर्मल इफिशिएंसी जिसे हम कहते हैं, वो बराबर होता है जी इनपुट वर्क अवर क्यू इन के। ठीक है जी, तो इन दोनों को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा ये जहन में आता है। तो जो हीट हमने इनपुट के तौर पे दी थी वो भी हमें मालूम होनी चाहिए, उसके बाद हमें वो वर्क भी मालूम होना चाहिए जो इनपुट के तौर पे हमें मिला। ठीक है, इनपुट तो नहीं, सॉरी, आउटपुट वर्क, ये आउटपुट वर्क है। वर्क डन नहीं, आप सिर्फ समझ लो यार, बाकी दफ़ा करो बातों को। ठीक है, टरबाइन का वर्क शायद होगा, मैं चेक करता हूँ। नहीं, नेटवर्क होगा, बिल्कुल नेटवर्क होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स टोटल हम तो वो देखते हैं कि जो वर्क हमें हासिल होता है तो वो टरबाइन का वर्क होगा। तो डब्ल्यू नेट तो हम डायरेक्ट अभी मालूम कर लेंगे कैसे जी। ये देखो, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू हमारे पास होता है टरबाइन का वर्क स्टूडेंट्स माइनस कंप्रेसर का वर्क। अब ये माइनस क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने अभी अभी आपको बैकवर्क रेशियो में बताया कि जो कंप्रेसर होता है वो टरबाइन जो एनर्जी पैदा करता है, टरबाइन गैस टरबाइन चलने से जो एनर्जी पैदा होती है उसमें से कुछ कंप्रेसर खा जाता है, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर जाता है। इस वजह से हमारे पास जो टोटल वर्क हासिल होती है, टोटल एनर्जी, वो इसमें से माइनस होके हमें मिलती है। तो अभी अभी हमने इनको फाइंड आउट किया, 464.6 में से माइनस हो जाएगा 326.2, तो हमारे पास नेटवर्क आ जाएगा कितना जी? नेटवर्क हमारे पास आता है स्टूडेंट्स 138.4 किलो जूल पर केजी। अब मेन यहाँ पे क्या मसला रह गया कि हम ये क्यू इन कैसे फाइंड आउट करें। तो क्यू इन को फाइंड आउट करने का हमारे पास जो प्रोसीजर है वो आपको साइकिल देख के समझ आएगा। देखो, ये मैं अभी प्रीवियस पेज पे जाने लगा हूँ। क्यू इन हमने मतलब कि हीट कहाँ पे एंटर करवाई थी? ये तीसरे और पांचवें साइकिल के सेंटर में। ठीक है, इसके लिए इसका मतलब मुझे क्यू इन को फाइंड आउट करने के लिए T3 और T5 की ज़रूरत पड़ेगी। तो T5 स्टूडेंट्स मुझे मालूम करना होगा, जो कि काफ़ी कह लें कि लंबे प्रोसीजर में से गुजरना पड़ता है। T3 तो मुझे मालूम है, लेकिन T5 मालूम करना होगा। तो चलो आओ यार, T5 से भी देखते हैं क्या पंगा पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, T5 को मालूम करने के लिए हम पता किसका इस्तेमाल करते हैं? रीजनरेटर इफेक्टिवनेस का, मतलब कि जो हमें जिसको हम ई से प्रेजेंट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो लिहाजा ये हमारी डी यूज़ हो जाएगी एक लिहाज से। तो उसको ई से प्रेजेंट किया जाता है और साथ में रीजनरेट लिखा जाता है। ठीक है, ये इसका साइन है, रीजनरेटर इफेक्टिवनेस इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारे पास बराबर होता है स्टूडेंट्स T5 माइनस T2A और T4A माइनस T2A। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया यार उठ के, ये फार्मूला हमें भी बताएं कैसे बना है। तो मैं आपको बताता हूँ अभी प्रीवियस पेज से। ये देखो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है। ठीक है जी, तो जो रीजनरेट होता है ना, उसमें हम ये चीज़ चेक करते हैं कि कितनी हमारे पास हीट रीजनरेट होके आई थी। ठीक है, अभी आपके सामने ये देखो, यहाँ पे ये लिखा गया है कि यहाँ पे हीट रीजनरेट हुई और इस जगह पे हीट रीजनरेट हुई। तो यहाँ पे ज़रा गौर करो क्या है जी, यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस बनेगा वो आएगा T5 माइनस T2A। अब एक्चुअल टेम्परेचर हमने माइनस करना होता है। एक्चुअल टेम्परेचर अगर हम इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको बताया जब हीट यहाँ से ट्रांसफ़र होती है तो एक्चुअल टेम्परेचर में जमा होकर आगे T5 को ट्रांसफर होती है। तो अगर हम यहाँ पे वो हीट निकालना चाहें जो यहाँ पे बनी, तो वो कैसे निकाली जाएगी? यहाँ पे टोटल टेम्परेचर में से एक्चुअल टेम्परेचर माइनस करके हमें वो हीट मिल जाएगी जो यहाँ से डिलीवर हुई थी, जो मैंने आपको आगे मिसाल दी थी। यानी मैंने आपको बोला था ना कि अगर यहाँ पे 50 जूल एनर्जी जाती है, ये 45 इस्तेमाल करता है और 5 डिलीवर
करता है और ये आगे से फिर से 50 भेजता है, तो 50 और 5 55 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे 55 होगा, 55 में से 50 माइनस करेंगे, हमें पता चल जाएगा कितनी हीट रीजनरेट होके आई, 5 जूल हीट रीजनरेट होके आई। ठीक है, एक यहाँ से बनती है इक्वेशन जो ऊपर वाली थी, और जो बटे में होती है वो यहाँ से बनती है। देखो इसका डायरेक्ट रिलेशन यहाँ से बनता है, ये आपको लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये आ जाता है T4a माइनस T2a, क्योंकि T4a तक जो हमारे पास जो यहाँ पे एक्चुअल टेम्परेचर पहुंचा होता है वो टरबाइन की इफिशियंसी के बाद हमें मिलता है। तो जब उसमें से हम T2a माइनस करते हैं तो हमें मिल जाती है हीट जो रीजनरेट होती है, तो लिहाजा इसमें वो प्रोसीजर होता है। ठीक है जी, तो यहाँ से आपको ये समझ आती है। तो अब हम आ जाते हैं अपने फार्मूले की तरफ। आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो हीट रीजनरेट दी गई है ना, उसने हमें क्वेश्चन के अंदर बोला था कि आपके पास जो रीजनरेट इफेक्टिवनेस है वो कितने परसेंट है, उसने बोला हुआ है। मैंने आपको पढ़ाया था द रीजनरेटर हैज़ एन इफेक्टिवनेस ऑफ 65%, ये क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। तो 65% मतलब कि 0.65 इसकी वैल्यू मुझे दी गई है, तो लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा देखो 0.65, और ये चीज़ इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये वाले टेम्परेचर इनकी वैल्यूज़ आपको पता है, हमने अभी अभी मालूम की थी एक्चुअल टेम्परेचर्स की। तो ये क्या क्या वैल्यू थी, T4a की हमारे पास वैल्यू आई थी जी अपने पास 737.7। ठीक है जी, और उसके बाद जो हमारे पास आई थी T2a की वैल्यू वो थी 624.6। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, हम T5 निकालना चाहते हैं, तो ये जो T2a होगा ये भी इधर आके प्लस हो चुका होगा, तो प्लस T2a यानी कि 624.6, और उधर सिर्फ रह गया T5। ठीक है, तो T5 हमें यहाँ से मालूम हो जाएगा, जो कि आता है हमारे पास 698.1 केल्विन। अब देखो मैं इजीली अपना जो हीट इन है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि हीट इन जो हमारी हुई थी, जो हमने हीट एंटर करवाई थी अपने साइकिल के अंदर, वो थी Cp इंटू आ जाएगा T3 माइनस T5, क्योंकि मैंने तीसरे से पांचवें साइकिल के सेंटर में हीट को एंटर करवाया था। अगर आपको वो साइकिल की शेप याद हो जाए, मैं कहता हूँ यार कसम से कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो देखो ये हमारे पास इसका फार्मूला है, यहाँ से मैं मालूम कर लूँगा। Cp हमारे पास कितना होता है 1.005, ये सबको पता होना चाहिए। T3 हमारे पास कितना है जी, T3 हमारे पास था 1200 केल्विन था, माइनस T5 अभी अभी निकाला 698.1 केल्विन। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, अपनी हीट मिल जाएगी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स निकलती है Q in इज इक्वल टू 504.4 किलो जूल पर केजी। ठीक है, इसका भी यूनिट वही होता है। अब मैं पुट करूंगा इफिशियंसी के फार्मूले में, देखो यहाँ पे तो W भी आपके सामने फाइंड आउट किया जो कि है 138.4, और Q इन भी आपके सामने फाइंड आउट की 504.4। तो इसको डिवाइड करने के बाद देखते हैं हमारे पास कितनी इफिशियंसी आती है। इफिशियंसी स्टूडेंट आती है 0.274। अगर आप इसको परसेंटेज में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 27.4%, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करके। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी हल होता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।